एक तो मैं सभी जगह जब भी कोई बड़ी पंचायत होती है इस तरह की, उसमें एक ही बात होती है, खेती घाटे का सौदा है, सबको दिखाया जाता है। 1 एकड़ 12 लाख रुपए सालाना दे सकती है। केवल 3 पौधे ऐसे हैं जो गैर जरूरी हैं यहाँ पे। उन 3 पौधों को आपके खेत से हटा दो, आपके खेत में बीमारी नहीं आएगी। जिनको हम नंगी आंख से नहीं देख सकते, वो सूक्ष्म जीव उन पौधों को जान से मार के मिट्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका नाम बीमारी है। लेकिन हमने अपने बुजुर्गों को अनपढ़ मान के उनका ज्ञान उनके साथ ही कर दिया। ये बहुत बड़ी भूल हुई है, जिसके कारण आज मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे को लूटने में सक्षम है। का मन करता है कि मैं जैविक खेती की तरफ जाऊं, प्राकृतिक खेती की तरफ जाऊं, तो उसको 4 डर दिखाए जाते हैं। लेकिन मैं क्लियरली बताता हूं आपको, ये 4 डर झूठे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट में केस करने के लिए तैयार हूं, लड़ने के लिए तैयार हूं, यदि आप मेरी सपोर्ट करते हैं। खेती विरासत मिशन के अध्यक्ष और डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन से जुड़े रहे कीट आचार्य के नाम से मशहूर मनवीर सिंह रेड्डू ने अपने जीवन का एक अहम हिस्सा प्रकृति के कीटों को समझने में लगा दिया। इस प्रयास से आश्चर्यजनक खुलासे करके किताबों में लिखी बातों को झूठ साबित कर दिया। प्राप्त कीट ज्ञान से न केवल प्रकृति बची रहेगी, बल्कि किसान भी समृद्ध होंगे और अस्पतालों की जरूरत नहीं रहेगी। वे मोहाली के गांव गुडाना में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में मुख्य वक्ता थे। इस दौरान उन्होंने अपने व्याख्यान में आश्चर्यजनक खुलासे किए। अगर आप वाकई कीट विज्ञान को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जो इंफॉर्मेशन किसान तक पहुंचनी चाहिए, उसकी बजाय मिस इंफॉर्मेशन किसान तक, किसान को डराया जाता है, उसकी जेब से पैसे निकालो और सरल सरल से रास्ते दिखाए जाते हैं ताकि वो भ्रमित रहे, सही ज्ञान ना हो, तभी उसको लूटा जा सकता है। तो वो 2-4 बातों का इस तरह की जिक्र करूंगा और रियल फार्मूला क्या है खेती का, उसके बारे में यहाँ पे। एक तो मैं सभी जगह जब भी कोई बड़ी पंचायत होती है इस तरह की, उसमें एक ही बात होती है, खेती घाटे का सौदा है, सबको दिखाया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हरियाणा पंजाब में 10 एकड़ का ऐसा था दिखाओ मेरे को जो खाली छड़ दिया हो। घाटे की चीज को तो खाली भी छोड़ देगा, कोई नहीं करेगा। लेकिन पड़ोसी की बट्टा काट काट के हम अपने खेत का एरिया बढ़ा रहे हैं। यदि घाटे का होता तो कौन बढ़ाता? अपने वाले उसको छोड़ के जाता। घाटे का नहीं है, उसको दिखाया जाता है, उसको सही ढंग से समझे, एक आनंद का विषय है खेती। दूसरी चीज बताई जाती है कि यहां जोत छोटी हो गई, इसलिए किसान की इनकम घट गई। मैं कहता हूं एक परिवार ऐसा दिखाओ जो 2 एकड़ की खेती खुद के दम पे कर दे। बिहार के मजदूर लगा के कर सकता है, खुद के दम पे यदि कोई 2 एकड़ की खेती कर सकता है तो फिर जोत छोटी कहां है? जब हमारे बस की नहीं, अब जितनी जोत हमारे पास है वो हो नहीं रही हमसे। जोत तो सफिशिएंट है, लेकिन उससे जो इनकम के रास्ते हैं वो हमारे गलत है। 1 एकड़ 12 लाख रुपए सालाना दे सकती है। झटका लगा ना? और सबका ये कि सवाल आएगा कि तुम मेरी खेती करो, मेरे वाली को ठेके पे लो और मेरे को भरी करो। मैं कहता हूं 2 एकड़ ही किसान कर सकता है। अब ये 12 लाख कैसे निकल सकते हैं? वो प्रोसेस का सिस्टम उसके साथ है। डिजाइन मेरे पास है, निकालने वाले किसान मेरे पास है। 12 लाख 2 एकड़ से निकालते हैं, उनके एड्रेस में आपको दे दूंगा, आप जाकर उनको देख लो और वहां से सीखो। आज मैं बेसिक बात पे आऊंगा, जितना अपने पास समय है उसमें केवल फार्मूले की ही बात हो। पहली बात, जब भी किसान का मन करता है कि मैं जैविक खेती की तरफ जाऊं, प्राकृतिक खेती की तरफ जाऊं, तो उसको 4 डर दिखाए जाते हैं, खुद से भी दिखते हैं और दिखाए भी जाते हैं। पहला डर, खेत में बीमारियां आएंगी। यदि कीटनाशकों का, फंगिसाइडों का सहारा नहीं लूंगा तो बीमारियों को मैं कैसे कंट्रोल करूंगा? ये सच्चा डर है किसान का, जब तक उसको जानकारी नहीं है। दूसरा, उसको पता है खेत के अंदर कीड़े आते हैं। 1980 के दशक से
कीड़ों का इतना प्रचार है, दुश्मन और मित्र की श्रेणी में कीड़ों को बांटा गया है और उनका इतना भय दिखाया गया है कि किसान को लगता है बगैर कीटनाशकों के खेती संभव ही नहीं है। ये एक डर उसके सामने रहता है कि मैं कीटनाशक का प्रयोग नहीं करूंगा तो मेरी फसल कैसे सुरक्षित ले पाऊंगा। तीसरा डर होता है खेती के अंदर खरपतवार नदीन आते हैं। यदि मैं वीडीसाइड का सहारा नहीं लूंगा, खरपतवार नाशक का सहारा नहीं लूंगा तो लेबर बहुत महंगी पड़ जाएगी हाथ से निकालने में, तो मेरे को 10 पैसे बचेंगे नहीं, तो मुझे किस लिए करें। चौथा डर होता है किसी भी पौधे को उत्पादन देने के लिए खुराक की जरूरत होती है। आज तो मैं यूरिया डीएपी जैसी न्यूट्रिएंट डाल के पौधे की खुराक पुगा रहा हूं, कल यदि ये मैं बैन करूंगा मेरे खेत में तो पौधे को खुराक नहीं मिलेगी और उससे जो उत्पादन आएगा वो छोटे दाने भी होंगे और उसमें न्यूट्रिएंट भी नहीं होंगे और वो झाड़ भी कम होगा, तो मेरे को चारे बचेंगे नहीं, तो मैं किस लिए प्राकृतिक खेती की तरफ जाऊं। यही सच्चाई है, इसके अलावा तो नहीं है कोई। यही 4 डर सता रहे हैं आपको, लेकिन मैं क्लियरली बताता हूं आपको ये चारों डर झूठे हैं। इन किसी भी डर में दम नहीं है। यदि आपको खेती करने की ठीक से समझ है तो हमारे बाप दादाओं के पास समझ थी, उन्होंने ज्ञान इकट्ठा किया था पीढ़ी दर पीढ़ी। मेरे दादा मेरे पिताजी को बता के गए थे, पिताजी ने मेरे को बताया और मैं अपने बेटे को बताने की जिम्मेवारी रखता था उस ज्ञान के सारे कलेक्टिव ज्ञान को। लेकिन हमने अपने बुजुर्गों को अनपढ़ मान के उनका ज्ञान उनके साथ ही कर दिया। ये बहुत बड़ी भूल हुई है, जिसके कारण आज मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे को लूटने में सक्षम है। आज एक एक चीज का मैं खुलासा करूंगा। मैं किसानों के साथ जब बात करता हूं, किसी से पूछता हूं आपके खेत में क्या बीमारी है, उसके मुंह से बीमारी वाले जो सूत्र आने चाहिए एक भी नहीं आता। किसी के मुंह से आता है मेरे यहाँ तेला है, मेरे यहाँ सुंडी है। मैं कहता हूं भाई ये तो कीट है, बीमारी नहीं है। बीमारी उन सूक्ष्म जीवों द्वारा किया गया कार्य है जिनको हम नंगी आंख से नहीं देख सकते। टीबी बीमारी है, टीबी मेरे को जान से मार सकती है, मिट्टी में मिला सकती है। इसी तरह से पौधे के अंदर जो बीमारी आएगी पौधे को जान से मार के मिट्टी बना सकती है बीमारी। लेकिन जो मेरे बालों में पैगी वो कीट है, वो मेरे को डिस्टर्ब कर सकता है, जान से नहीं मार सकता। कीड़ा पौधे के किसी पत्ते को खा सकता है, उसके अंदर से रस पी सकता है, उसके किसी फल को दागी कर सकता है, पौधे को जान से नहीं मार सकता। जान से मारेगा तो बीमारी वाला सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया हो सकता है, निमाटोड हो सकता है, फंगस हो सकती है, वायरस हो सकता है, जिनको हम नंगी आंख से नहीं देख सकते। वो सूक्ष्म जीव उन पौधों को जान से मार के मिट्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका नाम बीमारी है। तो कीड़े में और बीमारी में भेद करना सीखो और उनके इलाज में भी भेद आएगा। अब ये बीमारी है क्या? मेरे खेत में जब बीमारी आती है तो मेरे को वो नुकसानदायक नजर आती है, लेकिन प्रकृति के हिसाब से यदि आप उसको सही से समझे वो बहुत काम की चीज है। प्रकृति ने सूक्ष्म जीवों को आदेश दिया है। इस स्टेटमेंट को थोड़ा एक एक शब्द के हिसाब से समझना। प्रकृति ने सूक्ष्म जीवों को आदेश दिया है, कोई भी गैर जरूरी पौधा, गैर जरूरी जिसकी यहां पे जरूरत नहीं है, ऐसा पौधा दिखाई दे उसको खुराक लेने से रोकना है, क्योंकि उसकी यहां पे जरूरत ही नहीं है तो वो खुराक क्यों लेगा। जितनी खुराक उसने ली है वापस मिट्टी में बदल के जिसके हिस्से की उसको दिलाना है। ये उन सूक्ष्म जीवों को आदेश है। यदि इस बात को आप समझ लें, केवल 3 पौधे ऐसे हैं जो गैर जरूरी हैं यहां पे। उन 3 पौधों को आपके खेत से हटा दो, आपके खेत में बीमारी नहीं आएगी। वो 3 पौधे कौन से हैं? पहला, जो यहां का स्थानीय पौधा नहीं है, गैर क्षेत्र का, यानी काली मिर्च यहां पे हम लगाने की कोशिश करेंगे तो वहां यहां पे सूट नहीं करेगी, वो उग जाएगी, लेकिन वो सूक्ष्म जीव आएंगे उसको नष्ट कर देंगे। यानी गैर क्षेत्र का पौधा यहां पे
गैर जरूरी है और उसको हटाना है। दूसरा, गैर सीजन का, यदि हम इस सर्दी के सीजन में बाजरा उगाना चाहें, वो उगता हुआ दिखेगा, 2-3 इंच का बढ़ जाएगा, लेकिन वो सूक्ष्म जीव आएंगे उसको नष्ट कर देंगे। गर्मी के सीजन में हम गेहूं बीजना चाहेंगे तो वो सूक्ष्म जीव उसको नहीं होते। हम भाव लेने के लालच में कुछ सब्जियों को समय से पहले लगा देते हैं और उसमें फिर हमारे को वो सूक्ष्म जीव तंग करते हैं और वो दिक्कत आती है। 2 प्रकार के पौधों को समझ गए, ये गैर जरूरी है प्रकृति के हिसाब से, अपने हिसाब से हमारे को वो लाभकारी दिखते हों, क्योंकि काली मिर्च का जब भाव देखते हैं तो हमारे को लगता है कि मेरे खेत में हो, लेकिन प्रकृति के लिए वो यहाँ के लिए नहीं है। तो इसलिए वो दोनों पौधे, जो इसका सीजन नहीं है और जिसका स्थान नहीं है, वो दोनों गैर जरूरी है, प्रकृति उनको नहीं होने देती। इन 2 को हटाना भी आसान है, समझना भी आसान है, कोई भी किसान इसको हटा भी देगा। लेकिन जो तीसरे वाला पौधा है उसको थोड़ा समझना भी मुश्किल है और खेत से हटाना भी मुश्किल है। वो तीसरा कौन सा है? कुपोषित पौधा, जिसके खुद के न्यूट्रिएंट पूरे नहीं है, वो भी प्रकृति के अनुसार गैर जरूरी है। क्योंकि मेरा बेटा यदि कुपोषित है तो उससे जो जनरेशन आएगी वो हॉस्पिटल का बिल बढ़ा सकती है और बाकी देश के काम नहीं आएगा। न वो अगली जनरेशन पैदा कर सकता है और न ही किसी का काम कर सकता है। इसी प्रकार से पौधे के पास यदि न्यूट्रिएंटों की भिन्नता है, कमी है, तो उसका जो पैदा हुआ बीज है वो न तो आगे जनरेशन बढ़ा पाएगा, न आगे बीज के काम आ पाएगा। यदि कोई खाएगा तो उसके अंदर से न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे। तो प्रकृति के अनुसार वो भी गैर जरूरी है। अब उसकी जिम्मेवारी हमारी बढ़ती है, यदि मैंने खेत के अंदर फसल लगाई है तो उस पौधे के न्यूट्रिएंट पूरे करो। लेकिन जो उर्वरक है उनका खेत में बैन है, तो उसकी खुराक मैं कहां से पूरी करूंगा? तो वो जो चौथे वाला जब मैंने खुराक वाला हिस्सा है वहां पे मैं बताऊंगा इस पौधे की खुराक कैसे पूरी होती है। तो उसके बाद आपके खेत में बीमारी नहीं आएगी। बीमारियों से डर कुछ कम हुआ। अब दूसरे पे आते हैं कीड़ों से। कीड़ा फसल में नुकसान करने के लिए कोई कीट नहीं आ रहा, क्लियर है। जब तक मल्टीनेशनल कंपनियों के पास बेचने के लिए जहर नहीं था तब तक कीड़ा केवल कीड़ा था। जैसे ही उनके पास कुछ जहर बेचने के लिए हुआ, कीड़ों को 2 भागों में बांट दिया, मित्र कीट, दुश्मन कीट। और इस क्षेत्र के किसानों का स्वभाव है दुश्मन को पहले मारना है, घर का चाहे कुछ हो जाओ। तो वो दुश्मन शब्द आते ही हमने उसको मारना शुरू कर दिया। यहां काफी बुजुर्ग किसान बैठे हैं, समझदार किसान बैठे हैं। एक एक शब्द पे ध्यान देना। जिस कीट को हम मारने चले केवल उसी कीट ने हमारे को मारा है, बाकी किसी कीट ने हमारे को नहीं नुकसान। एक एक कीट का उदाहरण दूंगा। 1983 में हमने अमेरिकन सुंडी को मारना शुरू किया था कॉटन के क्षेत्र में। हर साल उसकी संख्या बढ़ती गई, हम स्प्रे की संख्या बढ़ाते गए। 2001 तक 35 स्प्रे हमने खेतों में किए, लेकिन कॉटन में अमेरिकन सुंडी काबू नहीं आई, हमसे बेकाबू हुई। 2001 के बाद में हमने उसको मारना बंद कर दिया। आज वो अमेरिकन सुंडी शांत है। मैं साइंटिस्टों से पूछता हूं जी कहां गई? वो कहते हैं मिट्टी आ गई कॉटन में। मैंने पहला सवाल किया कि 2005 में हमारे बीटी आई, हमने मारना 1 में बंद कर दिया था। चलो आपकी बात से सहमत हो जाऊं मैं कि बीटी आ गई, लेकिन ये सर्दी की फसल में से कहां गई? 43 फसलों पे और पे भी सर्वाइव करी थी, कॉटन में आई है मिट्टी, तो बाकी से कहां गई? किसी के पास कोई जवाब। 2003-4 में मिली बगाया, 7-8 तक अरबों रुपए का परफेनोवास बिकवाया। जब हमने मारना बंद कर दिया, शांत किया। 2007 में कॉटन में चिट्टा मच्छर, व्हाइट फ्लाई जिसको बोलते हैं अंग्रेजी वाले, हरियाणा वाले उसको सफेद मक्खी बोलते हैं। धान में तेला
जिसको हापर के नाम से जाना जाता है, कोई ब्राउन हापर, ब्लैक हापर। मैं हर पंचायत में एक ही बात पूछता हूं, भाई 2007 से पहले का एक किसान मेरे को दिखा दो जिसने इनके लिए स्प्रे किया हो, या 2007 से पहले किसी के खेत में इन दोनों कीटों ने नुकसान किया हो। कोई किसान आज तक हाथ खड़ा करके नहीं कहा कि वे मेरे खेत में आए। लेकिन ये अखबारों में प्रचार होता गया और हमने उसके डर से कुछ स्प्रे शुरू किए। 2014 में कॉटन में खड़ी कॉटन में तवियां चली चीटे मच्छर के कारण। आज वही हाल गुलाबी सुंडी ने कर दिया। जितना प्रचार में आते हैं, हम मारना शुरू करते हैं, वो बढ़ जाते हैं। एक तो कीड़ों का ये इतिहास बताता है कि जिस कीड़े को हम मारने चले केवल उसी ने हमारे को मारा है। इसके अलावा लाखों प्रकार के कीट हमारे खेतों में हैं, वो हमारे को कभी कुछ नहीं देते। अब मेरा ऐसा सोचने का आधार क्या है? 2012 में हमारी पाठशाला चल रही थी। 28 किसान हम अलग अलग गांव से कीट सीखने के लिए निडाना गांव के खेत में जाते थे। और डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी हमारे बीच में थे। उन्होंने आदेश दे रखा था हमारे को, जो भी किसान इस पाठशाला में आएगा अपने खेत का डेटा लेके आएगा कि आज उसके खेत में कितने कीट हैं। ये आपको अजीब सी बात लगी होगी कि वे एक खेत के कीट कैसे गिन सकते हैं। हमारे को मुश्किल से 12 मिनट लगती थी एक खेत में कीट गिनने की। मैं हर बार बता सकता था कि आज के दिन इतनी सफेद मक्खियां, इतने करोड़ सफेद मक्खी मेरे खेत में। हर किसान बता सकता था क्योंकि हमने वो फार्मूले इजाद किए। पहले मैं फार्मूला बता देता हूं था क्या। छोटे पौधे होते हैं तब हम ऊपर से एक पत्ता, बीच का एक पत्ता और नीचे का एक पत्ता पूरा जांच करते, ऊपर कितनी सफेद मक्खी बैठी है, नीचे कितने हरे तेले हैं, कितने चुरडे हैं, उसको नोट करते। और पौधों की संख्या हमारे पास होती कि 4000 पौधे आज के दिन मेरे खेत में है। औसत पत्ते कितने हैं? 10 की जैसे एवरेज आई हुई है तो 4000 पौधों में 40,000 पत्ते हो गए। और एक पत्ते में यदि सफेद मक्खी की एक की औसत आ रही है तो 40,000 सफेद मक्खी मेरे खेत में है। ऐसा डाटा हम हर रोज लेके आते, हर सप्ताह लेके आते और बोर्ड पे वहां पे दर्ज कराते। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल को डाउट हुआ, ये 60 किलोमीटर का एरिया से किसान अलग अलग आ रहे हैं और हर किसान का डाटा मैच कर रहा है। हो सकता है इनमें से 2-4 किसान डाटा लेते हैं और बाकी टेलीफोन पे या किसी की नकल करके यहाँ पे झूठे डाटा प्रस्तुत किया जाता है, जिससे देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। उसी के आधार पे हम रिजल्ट लेंगे। तुमको ऐसा डाउट हुआ अंदर से तो उसकी परीक्षा के लिए अगली पाठशाला में वो 9 बजे की बजाय 8 बजे पहुंच गए। सबसे पहले वही पहुंचे और एक के किसान से पर्सनली सभी तरह की बातें की। किस किसान से तुम्हारी बात हुई है, फोन पे क्या बात हुई है, उसकी कॉपी को कौन उठा रहा है, ये सारी चीजें जांचने के बाद उन्होंने खुलासा किया कि मेरे को ऐसा डाउट हुआ था, लेकिन ये क्लियर हो गया कि चोरी नहीं हुई है। जिस किसान ने डाटा नहीं लिया उसने बता दिया कि डाटा नहीं लिया, तो ये चोरी नहीं हो तो 60 किलोमीटर में डाटा मैच क्यों कर रहा है? और उधर से जो साइंटिस्ट लोग बता रहे सफेद मक्खी बढ़ रही है, तुम्हारे खेतों में क्यों नहीं बढ़ रही? तो उस दिन का सारा टॉपिक इसी बात की बहस पे निकल गया। लास्ट में तय हुआ अगली बार जिन खेतों में पेस्टिसाइड का प्रयोग होता है उसका भी डाटा लेके आएंगे। अपने खेत का तो लेके ही आएंगे, और जिन खेतों में पड़ोसी तो करते हैं ना, उनका भी हम डाटा लेके आएंगे। तो सबकी आंखें खुली की खुली रहेगी। जिस खेत में जितने ज्यादा स्प्रे किए हुए थे उसमें उतनी ही ज्यादा सफेद मक्खी बढ़ रही। तो अनजान लोग, कुछ लोग कम पढ़े लिखे भी थे हमारे बीच, उन्होंने कहा हो सकता है ये जो रसायन है इसके अंदर उसके अंडे डाल दिए गए, ऐसा व्यू निकला होगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा ऐसा संभव नहीं है। जो रसायन किसी कीट को मार रहा है उसके अंदर उसके अंडे सुरक्षित नहीं रह सकते। इसका कारण कुछ और है। तो हमने स्टडी की तो पता चला एक सफेद मक्खी अपने जीवन काल को 17 दिन से लेकर 72 दिन तक सेट कर सकती है।
जिस तरह से आदमी यदि अपने जीवन काल को 100 साल सेट करना चाहे तो उसने थोड़े जीवन में बदलाव करने पड़ेंगे, उसने व्यायाम करने पड़ेंगे, अच्छी जगह पे रहना पड़ेगा, प्रदूषित हवा से दूर रहना पड़ेगा, शादी लेट करके कम बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, लड़ाई झगड़े से दूर रहना पड़ेगा, तभी तो वो 100 साल अचीव कर पाएगा। इसी प्रकार से कीट भी जब उनको लगता है तुम्हारी जनरेशन खत्म होगी, अगली पीढ़ी खत्म हो जाएगी, तो वो अपने जीवन की चिंता न करते हुए पीढ़ी बढ़ाने की चिंता करते हैं। और जब उनको लगता है सुरक्षित माहौल है तो फिर वो अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं। तो हमने पाया 17 दिन के जीवन काल में सफेद मक्खी को 6ठे दिन बच्चे पैदा करने पड़ रहे हैं, जबकि 72 दिन के जीवन काल में वो 32वें दिन बच्चे पैदा करती है। और एक सफेद मक्खी 200 बच्चे एक बार में देती है, तो 1 से 6ठे दिन हो गए 200, और 12वें दिन हो गए 200 गुणा 200, 18वें दिन हो गए 200 गुणा 200 गुणा 200, यानी 36वें दिन 200 की शक्ति 6 हो गई, 200 के ऊपर 6 की शक्ति लगी। उधर जो 72 दिन के जीवन काल में है उसने 200 पैदा किए, और उस 200 में से भी कुछ लेडी बर्ड बीटल ने, कुछ बुगड़ों ने, कुछ क्राइसोफे ने, जो भी मांसाहारी कीट उसको खा सकते हैं, सब ने अपना अपना हिस्सा लिया। केवल 15 ऐसी छोड़ी जो अगली जनरेशन बढ़ा सकती, और 17 दिन के जीवन काल में 64 के आगे 12 जीरो लग गए, इतनी संख्या उसके थी। अब पौधे के पास भोजन केवल 15 को देने के लिए है, वहां पे आग ही 64 के आगे 12 जीरो लगे, इतनी, तो निश्चित रूप से भोजन उनको वहीं से चाहिएगा, तो नुकसान होगा। तो ये कीड़ों का सिस्टम है। कीड़े को जब हम मारने चलते हैं तो इस बात का ध्यान नहीं रखते, जो प्रकृति ने इनको कंट्रोल करने के लिए कीट भेजे हुए हैं वो उनसे पहले मर रहे हैं। यहां पे गेहूं की फसल में 4-4 सप्रे होते हैं अड़ चेपने के लिए, और हरियाणा में एक भी नहीं होता। या पंजाब की लगती सीमा में हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन जींद के आसपास में जाओगे तो जो किसान हमसे सच में नहीं है वो भी नहीं करते। लेकिन जब गेहूं का झाड़ देखते हैं हरियाणा का और पंजाब का, सेम आ रहा है। अब उस कीड़े के सिस्टम को यदि आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो तेला है ये एक सप्ताह में 85 मल्टीपल हो जाता है, यानी 85 गुणा हो जाता है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि यहां मारते मारते इतना बढ़ जाता है, हरियाणा में तो हर सप्ताह 85 गुणा होते होते वहां तो सारा सौदा ही काला हो जाना चाहिए। ऐसी सच्चाई नहीं है। वहां पे जैसे ही ये पैदा होता है लेडी बर्ड बीटल को भी महक आ जाती है, उसके बच्चों का भोजन ये है, तो वो अपने अंडे वहां पे स्थापित कर देती है। जितना ये पैदा होता जाता है वो लेडी बर्ड बीटल के बच्चे, सिरफिड़ भलाई के बच्चे, क्राइसोफे के बच्चे उसको खाते जाते हैं और उसको कंट्रोल में रखते हैं। यहां हर बार क्या होगा, 200 जैसे हैं, उसमें से स्प्रे करने के बाद 150 मर गए, 50 बच गए, 50 फिर एक सप्ताह बाद 85 गुना हो गए, फिर संख्या बढ़ा ली, फिर उसमें से 1000 मर गए एक दूसरे स्प्रे में, फिर 500 बच गए, तो फिर उन्होंने मल्टीपल करते करते मार्च के महीने में क्या होगा, इसमें रस बढ़ना बंद हो जाएगा। गेहूं में जो तरल बढ़ रहा है वो बढ़ना बंद हो जाएगा, और 5 बजे जब आप खेत से बाइक पे जाएंगे घर की तरफ तो आपके कपड़ों के ऊपर बहुत से मच्छर टकराएंगे। मार्च के महीने में ये सीन देखा आपने, आंखों में घुस जाता है तो जलन होती है, हाथ से दबा देते हैं बदबू आती है, और आप कहेंगे कि बहुत मच्छर होता है। मच्छर कोई नहीं है, ये जो एपिड है इसका एडल्ट है वो पंखों वाला। यहां पे रस बढ़ना बंद हो गया, वो नई जगह की खोज में उड़ के चल पड़ा। वो ट्रकों से बसों से टकरा टकरा के आपके बाइक से टकरा टकरा के मर रहा है, क्योंकि नई फसल जिसमें रस है ऐसी उसको मिल नहीं रही और उड़ उड़ के वो खत्म हो रहा है। और किसान को लगता है ये 4थी बार जो स्प्रे किया है इसने बढ़िया काम किया है, इससे ये सारा तेला खत्म। ये रियलिटी है कीड़ों की। मेरे पास 43
140 प्रकार के शाकाहारी और 161 प्रकार के मांसाहारी कीड़ों की पूरी जिंदगी हमने जीवन खपाया है इनके लिए। पूरी दोपहरी हम नीचे बैठे रहे, जो किताबों में लिखी हुई है कई बातें वो झूठी साबित हुई है। जैसे डस्की कॉटन बग है, उसके बारे में लिखा है कि इसके अंडे जमीन में होते हैं। हम काफी दिन तक ट्राई करते रहे, बाद में पता चला वो बोल के अंदर। यहाँ कीड़ों के बारे में छोटी ही बात और करके एक सवाल आया था कि बैंगन के अंदर कीड़े लगते हैं। आपको लगता है कि वो नुकसान के लिए लगते हैं, वो हमारी गलती की वजह से लगते हैं। उसको स्टेम बोरर वाली श्रेणी में रखते हैं इस कीड़े को। होता क्या है, बैंगन का साइज क्या है उसके हिसाब से कीड़ा तय करेगा कि किस हिस्से में जाना है। यदि आपने संगने लगा दिए, यानी दूरी कम दी एक पौधे से पौधे की, तो जितनी शाखाएं आएंगी उसके सभी के अंदर कीड़ा होगा। क्योंकि वो कीड़ा कहता है दूसरे के हिस्से में क्यों घुस रहे हो, ऊपर काली जगह है, ऊपर चलो। ऊपर की नोक में उसको कीड़ा नहीं आएगा, साइडों में आएगा। यदि लग गया आपके बिरले, दूरी दूर है, मतलब 3 फीट पे 3.5 फीट पे यदि आपने पौधे लगाए हैं, तो उसकी टॉप में आएगा वही कीड़ा। टॉप को सुखाएगा और साइड की टहनियों को फैलने देगा। भाई बराबर में जगह है, पहले इसको कवर करो, ऊपर की तरफ देना। ये उसका स्वभाव है। फिर कहा फल के अंदर कब आएगा, जब आपके पौधे ने फल ज्यादा उठा लिए हैं और उस जमीन के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो सभी प्रकार के फलों को वो पौधा पका पाए। जमीन के अंदर ताकत चाहिए उसको, हवा पूरी चाहिए उसको, धूप पूरी चाहिए। यदि सारी सिस्टम उस पौधे के अवेलेबल है, सभी अनुकूल है, पानी सही है और न्यूट्रिएंट आपकी जमीन में है, तो उसके एक भी फल में कीड़ा नहीं। वो कीड़ा उस पौधे की मदद के लिए आ रहा है कि इस लोड के कारण ये पौधा ना मर जाए, तो मैं इसकी मदद करूं, इस कीट में इस फल को कम करूं या इसके बीज को कम करूं। ये एक सिस्टम होता है। दूसरा उदाहरण दूंगा, काफी किसान समझदार है जो समझ सकते हैं। हम यहाँ पे गन्ना लगाते हैं, कबाद जिसको आप बोलते हो। गन्ना ज्यादातर अपने यहाँ पे मार्च के महीने में लगता है। सरसों वाली जमीन खाली हो जाती है, मेथी वाली हो जाती है, तो बीज अवेलेबल होता है। मार्च के महीने में हम ज्यादातर लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मई जून का जो सिस्टम है वो काफी गर्म होता है। यहां बहुत से किसानों को इस बात का पता होगा, गन्ना 35 डिग्री से ऊपर और 6 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकता। जैसे ही 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, तो वहां पे कीड़ा आएगा और बीज के पत्ते को खा जाएगा, वो सूख जाएगा, सफेद हो जाएगा वो पत्ता। तो किसान साथी कहेंगे कि कंसुआ आ गया, उसके लिए कोई जहर लेके आएंगे और उसका छिड़काव करेंगे। हकीकत क्या है, उस कीड़े को पता है यदि ये ऊपर जाएगा तो इसके अंदर से गर्म हवाएं सारे पानी को सोख लेंगी और ये डिहाइड्रेशन में मर जाएगा। जैसे ही जून के लास्ट सप्ताह में बरसात शुरू होती है, टेम्परेचर सीधा 30 से नीचे आता है और वो कीड़ा खेत को छोड़ के बाहर हो जाता है। जिस गन्ने का बीज का पत्ता सूखा हुआ है उसको नोट करना, उसके नीचे से उठाओ 2 एक्स्ट्रा है। हमारे को गन्ना चाहिए, बीच वाला ही क्यों चाहिए, यदि 2 साइड से आ रही है उसको ले लो। वो उसकी मदद के लिए आया हुआ है, हम उसको दुश्मन मान के मारना चाहिए। दूसरी बार कब आएगा, जब हमारा दिसंबर में या जनवरी में टेम्परेचर 6 से नीचे जाने लगेगा, तब फिर वही कीड़ा आएगा और ऊपर की पत्तियों को खाएगा। हर बार कीड़ा पौधे की मदद के लिए आता है, हम समझना नहीं सकते और उसको मारने के लिए चल पड़ते हैं, और मारने के चक्कर में उन कीड़ों को मार के आ जाते हैं जिन्होंने उसको कंट्रोल करना है। अपनी सेना को मार के आ जाते हैं। तो इसलिए कीड़ा हमारे लिए नुकसानदायक बना हुआ है। समय होता तो मैं एक कीड़े की पूरी डिटेल देता आपको। यहाँ पे इतना इशारा काफी है, कीड़े को आप ना मारो, कीड़ा आपको नहीं मारे। यदि कीड़ा आ रहा है तो उसके आने के कारण को समझो और उस कारण को हटा दो, आपके खेत में कीड़ा नहीं आएगा।
दो बातें क्लियर हुई। अब आते हैं नदीन पे, जिसको खरपतवार भी बोला जाता है। और आपको लगता है यदि ये पौधे आ जाते हैं ज्यादा तो आपकी फसल का झाड़ कम हो जाएगा। इसमें सच्चाई है, क्योंकि आज इतने वीड आते हैं, इतने खरपतवार आते हैं कि फसल कई बार ढूंढने से नहीं मिलती। पहली बात, हर आने वाला पौधा खरपतवार नहीं है। बहुत से ऐसे पौधे आते हैं आपकी मेन फसल से ज्यादा इनकम दे सकते हैं और आपके लिए उनसे ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। जैसे बथुआ, जिसको बाथू भी बोलते हैं, इतनी बढ़िया सब्जी का साधन था। हमने वीडीसाइड मार मार के सारे हरियाणा पंजाब के नए बच्चों को आयरन की कमजोरी वाला तैयार कर, हर 9 साल की 10 साल की लड़कियों को आयरन की गोलियां दी। क्यों? क्योंकि बथुआ बना। बथुए के साथ में 2-3 बातें साथ बताना चाहूंगा, इससे खरपतवार से कोई रिलेशन नहीं है। मैं जब बच्चा था 1980 के आसपास, हमारे यहाँ पे गौरी शंकर लाला जी हैं, एमएलए एमपी भी रहे, नरवाड़ा के हैं, उनका एक मिल था आटे का। जब उसके आगे से मैं गुजरता था तो जितना भी चोकर होता था, आटे के ऊपर जो छिलका होता है गेहूं का, वो सारा बाहर डाला। सुनी गईयां कम थी, गधे ज्यादा थे, वो उसी के ऊपर बैठते थे, उसी को खाते थे। ये सीन मैंने अपनी आंखों से देखा। आज बाजार में जाओगे, गेहूं का रेट 24 रुपए है तो चोकर का रेट 28 रुपए है। जिसको बाहर डाल के गधे खाते थे वो 4 रुपए 5 रुपए उस गेहूं से ज्यादा। उस गेहूं का छिलका गेहूं से महंगा है, क्योंकि प्रचार ऐसा हुआ है कि इसको खिलाओगे तो पशु के न्यूट्रिएंट बढ़ेंगे, वो ज्यादा बढ़ेगा। इसमें मेरे को ऐतराज नहीं है, क्योंकि उसके अंदर रियल में न्यूट्रिएंट होते हैं। मेरे को ऐतराज इस बात से है, उसी के साथ एक प्रचार चला, बाजरा यदि पशु को खिलाओगे तो दूध कम देगा। हरियाणा पंजाब में ऐसी धारणा है कि बाजरा यदि पशु को खिला दिया तो वो दूध कम दे देगा, और यदि आदमी बाजरा खाएगा तो वो गरीब है। गरीब का भोजन बाजरा है। बाजरा मिर्च में आता है, मिर्च खाने वाला गरीब। हुआ क्या, हमने बाजरे से नफरत करनी शुरू की और अपने भोजन से बाहर निकाला। अब हरियाणा पंजाब के साथी भैंस लेने के लिए जाते हैं तो राजस्थान की तरफ कोशिश करते हैं कि वहां से लेके आए। क्यों भाई? वो दूध ज्यादा देती है। भाई राजस्थान की भैंस है, राजस्थान के लगते हरियाणा की भैंस है, दूध ज्यादा देती है, वो खाती क्या है? बाजरा खाती है। भाई बाजरे से तो दूध घट रहा था, उसकी क्यों ज्यादा दे रही है? इस चीजों को प्रचार के माध्यम से हमारे भोजन से निकाला गया है, क्योंकि विटामिन B12 केवल बाजरे में, बाकी दुनिया के किसी अनाज में है। और विटामिन B12 यदि सही है तो शरीर स्वस्थ। तो शरीर को बीमार करने के लिए बाजरे से नफरत पैदा कराई गई और उसको भोजन से बाहर कराया। इसी प्रकार से जो चीजें हमारे खेतों में हमारे लिए अच्छी थी, उनको वीडी साइड से वीड कह के खेत से बाहर करा दिया। एक तो इस बात को समझना है। अब दूसरा, क्या इनको कंट्रोल नहीं करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन उसके स्वभाव के अनुसार। गुल्ली डंडे से हरियाणा पंजाब का सभी किसान परेशान है, लेकिन हमारे ग्रुप का कोई परेशान नहीं है। उनके खेत में 10-10 एकड़ में 100 पौधे समझ नहीं मिलेंगे गुल्ली डंडे के, क्योंकि उन्होंने गुल्ली डंडे के आने के कारण को समझा और उसको उसी कारण से हटाया। आपने उसको मारने के हिसाब से समझा। मारने से किसी जीव का अंत नहीं हो सकता, वो उल्टा पड़ेगा और ज्यादा ताकत से उस आएगा और हर बार आपको तंग करेगा। बिल्कुल। हमने क्या किया? हमने गुल्ली डंडे के बीज को निकाल के अपनी हथेली के ऊपर रखा,
और उसके बराबर में गेहूं के बीज को रखा और लेंस द्वारा उसको देखते रहे। जब तक हमारे को दो चीजें क्लियर नहीं आई तब तक हम उसको देखते रहे। क्लियर क्या हुआ? गुल्ली डंडे का बीज गेहूं के बीज से 18 गुना छोटा है और उसके ऊपर प्लास्टिक जैसी दो परतें हैं। वो प्लास्टिक जैसी परत बताती है इसको पूरी नमी नहीं मिलेगी तो ये जर्मिनेट नहीं होगा, एक बात। और बीज का साइज ये बताता है यदि गेहूं 18 सेंटीमीटर में से निकल के आ जाएगा तो गुल्ली डंडे का बीज केवल 1 सेंटीमीटर में से निकल पाएगा। जितना छोटा बीज है इतनी कम मिट्टी में से निकलने की ताकत होती है। बरसीन हम बीजते हैं तो वो मिट्टी के नीचे दब जाएगी तो नहीं निकल के आएगी। चढ़ो गहराई से भी निकल के आ जाएगा। बीज के साइज से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी मिट्टी से निकल के आ जाएगा। इससे मेरे को दो चीजें क्लियर होगी। गेहूं को बहुत ज्यादा नमी की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके ऊपर बहुत पतली परत है। वो टंकी के अंदर रखा हुआ भी बरसात के कारण नमी पकड़ सकता है। और ऊपर के हिस्से में यदि नमी ना रहे तो गेहूं के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि गेहूं को मैं नीचे बीजूंगा। और गुल्ली डंडा यदि नीचे नमी पकड़ भी लेगा तो बाहर निकल नहीं सकता। ऊपर के हिस्से में मैं नमी छोड़ता नहीं। मैं पहले 2 दिन पहले तलबिया लगा के खुला खेत छोड़ देता हूं, फिर उसके ऊपर पाठा लगा के सुहागा लगा के और फिर ड्रिल दबा। तो खेत के ऊपरले हिस्से में नमी नहीं है तो उसको जर्मिनेशन की गुंजाइश नहीं है। दूसरा मौका मिलता उसको कब? जब मैं पहला पानी लगाऊंगा। बाकी लोगों के दिमाग में है कि 21वें दिन गेहूं को पानी लगाना है। मेरे दिमाग में उल्टा है। 5 फीट अंदर के किले की राउंड लगाता हूं और उसको देखता रहता हूं। जिस टाइम पे एक पौधा पीला पड़ना शुरू हो गया तब से पहले गेहूं पानी नहीं भरता। कोई 21 दिन की कंडीशन नहीं है, कोई 18 दिन की कंडीशन नहीं है, कोई 50 दिन की कंडीशन नहीं है। पहले पीले पड़ने शुरू होंगे मोड़ के ऊपर। जिस टाइम पे उनकी पीलक शुरू हुई तो आज गेहूं ने पानी मांगा। उसके बाद लगभग 50 दिन 45 दिन की वो टाइमिंग आती है। पहला पानी लगाते तब तक वो सारी पत्तियां ढक लेती हैं तो गुल्ली डंडे की गुंजाइश नहीं। दूसरी बात, हर खरपतवार का जमीन के साथ एक संबंध है। यदि किसी भी प्रकार के न्यूट्रेंट की कमी या अधिकता है तो उसी प्रकार के न्यूट्रेंट की कमी या अधिकता को पूर्ण करने के लिए एक खरपतवार प्रकृति भेजेगी, एक पौधा भेजेगी प्रकृति। तो हम खरपतवार 2-3 उदाहरण दूंगा। यहां पे मेरे को जलेबी घास काफी दिखाई दे रहा था जब मैं आ रहा था। और सेंजी नाम का एक पौधा, सेंजी बोलते हैं, सेंजी नाम का एक पौधा जितने भी ऑर्गेनिक के किसान हैं उनके खेत में जाके देखना हर में पक्का मिलेगा। क्या वो बीज लेके आए हैं? उन्होंने बीज डाला उसके अंदर सेंजी आ जाता? ऐसा कुछ नहीं हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा नाइट्रोजन फिक्सर पौधा है सर्दी के टाइम पे सेंजी। और उस किसान ने यूरिया डालना बंद कर दिया, उसमें नाइट्रेट की कमी हुई तो नाइट्रेट की कमी पूरी करने के लिए सेंजी को प्रकृति ने वहां पे भेज दिया। एक पौधा था ईट, हम साठी बोलते हैं हरियाणा वाले। जिस खेत में नमक बढ़ जाएगा, नमकीन पानी लग जाएगा, उसमें आ जाएगा। तो बीज कहां से आया? क्या बोरवेल के अंदर से आया? जहां पे आप रूढ़ी डालते हैं वहां पे पेशाब डलता है, उस रूढ़ी के आसपास में एक दो पौधा इटसठ का पक्का मिलेगा क्योंकि उस पेशाब के कारण उसमें नमक बढ़ा और नमक को कंज्यूम करने के लिए उस पौधे की ड्यूटी है। यानी खरपतवार जो आपके खेत में आ रहा है उसको सही से स्टडी करो, वो किस कारण से आ रहा है, उस कारण को हटा दो। खरपतवार आएंगे लेकिन वो नहीं आएगा। अगली बार दूसरे की कमी अधिकता होगी तो वो आएंगे और वो मैनेज होते रहेंगे और आपके खेत में न्यूट्रिएंट पूरे करते रहेंगे। ये 3 बातें लगभग आपकी एक सर मेरे खेत में पता नहीं कहां से आ गया है, मैना होता है ना, मैंने उसी को बात कर की तरह का ये बहुत हो गया, बहुत ज्यादा। वो फल से नहीं आया, आपने ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी। हाँ, और वो वही साल से ऑर्गेनिक के बाद हाँ, तो उसमें नाइट्रेट की कमी हो वो भी पूरी करता है।
उसी पता नहीं की कहाँ से आया, कहीं से नहीं आया। वो जमीन के पास सभी प्रकार के बीज है, सभी प्रकार के बीज है। वो अपने आप इजाजत उसी को देती है। सारी फसल को खत्म कर रहा है, तो नजर ही नहीं आता। बताऊंगा मैं उसका इलाज आपको। आपको लगता है कि बीज से ही खरपतवार बढ़ते हैं, बीज यदि मार हो जाए तो उसको ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक उदाहरण दूंगा जो आपने सारी उम्र देखा है लेकिन कब सोचा नहीं। मार्च के महीने में सरसों पकी हुई है, इस एरिया में भी काफी पकी हुई है, मैं देख गया। और अभी कुछ बीज उसके अंदर जड़ेंगे। बीज के जर्मिनेशन का होता है 13 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में जर्मिनेट होता है कोई भी बीज। तो बीच में ऐसा दूसरे बीज जम रहे तो इसका मतलब उसके लिए भी अनुकूल टाइम है। दूसरा, उसको नमी चाहिएगी। मार्च से लेकर अक्टूबर के बीच में कितनी बरसातें होती है, नमी तो मिली है उसको। लेकिन सरसों का बीज आपको बीच में कभी भी जर्मिनेट होता नहीं दिखेगा। जैसे ही अक्टूबर का महीना आएगा, आप उसमें गेहूं बीजो या खाली और छोड़ो तो उसके अंदर जितने बीज जड़ के आए थे वो सभी क्या कहेंगे। तो बीच में क्यों नहीं जमा? क्योंकि जमीन ने उसको इजाजत नहीं दी, उसकी जरूरत नहीं। जब उसकी जरूरत होती है तभी उसको जर्मिनेट की इजाजत होती है, तब वो आगे बढ़ते। तो कहने का अर्थ है सभी खरपतवारों को आप समझ के हटाएंगे तो आसानी से हटेंगे, जिद से हटाएंगे तो धक्का करेंगे। 3 चीजें क्लियर हुई। अब मैं चौथी चीज पे आता हूं जो मेन है और सबकी जड़ है, वो है खुराक। एक तो हमारे को भरम में डाला हुआ है पौधों की खुराक एनपीके है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन किसी भी पौधे की सीधी खुराक नहीं है। जैसे हमारा मुख्य भोजन गेहूं है और थाली भर के कोई गेहूं दे दे तो उसको कोई नहीं खा सकता। गेहूं से आटा बनेगा, आटे से चपाती बनेगी, समोसा बनेगा, हलवा बनेगा, तब हमारी खुराक बनेगी। इसी प्रकार से नाइट्रोजन किसी भी पौधे की खुराक नहीं है। उससे नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया बनेगा, तब जाके किसी भी पौधे की लेने लायक। तो वो बनाएंगे कौन? ये है असली जमीन की ताकत। खुराक लेता कैसे है पौधा, उस सिस्टम को समझ लो। उसके बाद देनी क्या है वो आपको कुछ बातों से पता चल जाएगा। पहले ये ही नहीं पता आपको वो लेता कहां से है, तो आप देंगे कैसे? जब भी आप अंकुरित बीज को देखोगे उसके अंदर से सफेद रंग की एक जड़ निकलती होती है। देखिए वो सभी ने आपने, उसको हाथ लगा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो चिपचिपा है। वो चिपचिपा पदार्थ क्या है? अंग्रेजी की कहावत है, यू कैन नॉट एड एनीथिंग विदाउट सब्ट्रैक्टिंग। आप घटाए बगैर कुछ भी जोड़ नहीं सकते। ये नियम हम पे नहीं सभी पे लागू होता है। तो उस बीज को भी इस बात का पता है पहले तेरे को देना है, घटाना है। वो सुक्रोज लेके चला है पहले अंकुरित होते ही। मैं जमीन में जाऊंगा तो यहां पे मिठास छोड़ दूंगा। वो मिठास इसलिए छोड़ रहा है, उसकी जरूरत के सूक्ष्म जीव उसके पास आएंगे। वो जब तक जीवित रहता है अपनी जड़ों के पास लगातार मिठास छोड़ता रहता है। और उस मिठास के लालच में वो सूक्ष्म जीव जो जमीन के अंदर काम करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट इकट्ठे करते हैं, बीच बीच में मीठा खाने के लिए उसके पास आते हैं और वहीं पे अपना मल डाल के उसकी खुराक में। इस बात को महसूस करने के लिए एक उदाहरण दूंगा। कई बार आपने देखा होगा, कॉटन की फसल भी आपने देखी है। कॉटन में आपने बोरवेल का पानी लगा दिया शाम को और रात को बारिश भी पड़ गई, तो आपको महसूस हुआ सुबह सारे पत्ते ढीले पड़े, ऐसा लगा जैसे फसल उगड़ गई, बहुत ज्यादा पानी में तोड़ दिया। ऐसा महसूस देखे आपने? होता क्यों? क्योंकि उसने जितना मिठास और सूक्ष्म जीव इकट्ठे किए थे अपनी जड़ों के पास ज्यादा सुराख थे, उसमें से पहले बोरवेल का पानी गया और वो प्रेशर से जाने के लिए के कारण मिठास को और सूक्ष्म जीवों को वहां से धो के ले गया।
फिर रात में बरसात पड़ गई, उसका पानी फिर वो सुराख और कुछ गिल्ले थे, कुछ ज्यादा बड़े हुए और वहां से तेजी से जब पानी गया तो और ले गए। तो पौधे के पास जितनी ताकत थी उसने दोबारा से उसको सभी को मिठास में बदला और सारी जड़ों के पास रिलीज कर दी ताकि वो सूक्ष्म जीवों को बुला सके। तो वो सारी ताकत नीचे रिलीज कर दी, तो फिर पत्तों के पास ताकत नहीं थी, इसलिए वो ले गए। ऊपर से यदि आप फोलियर स्प्रे दोबारा उसकी खुराक दे दोगे तो वो दोबारा से हरा होते हैं और स्वस्थ होता हुआ दिखेगा। ये उसका सिस्टम है खुराक। अब खुराक देनी कहां है, कितनी देनी है? बहुत सी भ्रांतियां मिलेंगी। सुभाष पालेकर जी कहते मिलेंगे आपको 30 एकड़ के लिए गाय काफी है, उसी से उसके अलावा कुछ डालो ही ना। दूसरे साथी कहेंगे यार मैं तो 10-10 ट्रॉली गोबर की डाल देता हूं और दे देता हूं, फिर भी प्राकृतिक खेती नहीं होती। कुछ बायो अंजाम लेके आते हैं, कोई ड्रामों में बना रहा है, खुराक भिन्न भिन्न प्रकार की बना रहा है, लेकिन सटीकता नहीं बैठ रही, किसको कितनी जरूरत है। आज इस फार्मूले को मैं क्लियर कर देता हूं। यदि प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती करनी है तो आपने खेत में कार्बन की मात्रा को चेक करना है। आपके खेत में कितनी ऑर्गेनिक कार्बन है। आज के दिन हरियाणा पंजाब में 0.25 से लेकर 0.3 के आसपास मिलेगी, जो सफिशिएंट नहीं है। किस रसायन खेती के लिए भी सफिशिएंट नहीं है, ऑर्गेनिक के लिए तो है ही। जब तक 0.8% ऑर्गेनिक कार्बन आपके खेत में नहीं होता, आपको खेत से आने वाले अवशेष, गोबर और बाहर की चीजों की जरूरत पड़ेगी। जिस टाइम पे 0.8 बढ़ गया और उसको 0.1-0.2 तक ले जाना है, तो 1.2% तक लेके जाना है। इसके बीच में आपने केवल खेत के हिस्से की चीजें डाली। जब तक 8 नहीं रहता, आपने खेत के हिस्से की भी डालनी है, बाहर से भी लेके डालनी है। बाहर से क्या क्या चीजें डाल सकते हैं, खेत से क्या क्या चीजें डाल सकते हैं, वो 2-3 चीजें बताता हूं आपको। एक तो जितने भी मेरे साइंटिस्ट साथी हैं वो आपको 2-3 चीजों की सिफारिश करते मिलेंगे। ढैंचा बीज दो, मूंग बीज दो, हरी खाद में मिला दो। यदि उस खेत में नाइट्रेट की कमी नहीं है, नाइट्रोजन की कमी नहीं है, तो ढैंचा आपका कितना जोर लगा लो उसको कीड़े खाते हैं। आप ढैंचा बीजोगे, वो छोटे को ही उसकी पत्तियों को सुंडियां खा जाएगी। रियल में क्या होना चाहिए, गेहूं कटते ही आप 2 पानी लगाओ खेत के अंदर। गेहूं कटी, टूटी बनवा ली आपने, पहला पानी लगते ही जमीन गीली होगी, कुछ जर्मिनेशन की गुंजाइश होगी, कुछ पौधे उगते हुए दिखेंगे। जैसे ही वो दोबारा से पत्थर आ जाए तो दूसरा पानी तुरंत लगा, आप देखोगे पूरा खेत हरा भरा। उस हरे भरे खेत के अंदर किस प्रकार के पौधे हैं उनको एक बार तो नजर में लेना है। उसमें नाइट्रोजन फिक्सर ज्यादा है या फास्फोरस फिक्सर है या नमक को कंज्यूम करने वाले, उसे तो आपके खेत का आइडिया आ जाएगा। और दूसरा, उसके अंदर यदि आपके पास पशु है तो कुछ समय के लिए उसके अंदर पशु चलाओ ओपन ग्रेजिंग में, वो उसी से खाएंगे और गोबर बना के उसकी प्रोसेस को स्पीड बढ़ाएंगे। नहीं है तो उसी को जमीन के अंदर मिलाओ, उससे बढ़िया हरी खाद बनेगी। यदि इतना समय नहीं है तो फिर आपने मूंगी का भी सहारा लेना है, ढैंचे का भी सहारा लेना है। किसी भी प्रकार से आपने कार्बन की मात्रा बढ़ानी। पहली बात, कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए हरी खाद की जरूरत पड़ती है, और हरी खाद जो खेत के अंदर उगे वो सबसे बढ़िया है। क्लियर हुई? अब खुराक किस किस प्रकार से होती है। हरियाणा पंजाब में यूरिया के लिए हर बार कहीं न कहीं लाइन लगती है और उसमें डंडे पिटाई होती है, जबकि वो यूरिया हमारे घर पे पड़ा है। वो यूरिया हमारे घर पे पड़ा है हरी का, और जीवित नाइट्रोजन देता है। यूरिया जो बैग में आता है वो मर्त नाइट्रोजन देता है। मर्त का मतलब
जो सूक्ष्म जीव हमारे खेत में उसकी ड्यूटी है नाइट्रोजन को पकड़ के नाइट्रेट में बदलने की, उसके हत्थे चढ़ गया तो वो बदल देगा। यदि उनकी संख्या कम है तो वो हवा में उड़ जाएगा या पानी में मिलके नीचे रिलीज हो जाएगा, काम नहीं आ पाएगा। जहां पे आधा बैग हम यूरिया डाल के रंग देते थे, वहां पे 8 बैग तक चले गए, वो रंग नहीं आ रहा क्योंकि वो कन्वर्टर पे कमजोर पड़ गए। लेकिन जो ये घर पे यूरिया है ये जीवित है, इसको उसने पकड़ना ही पड़ेगा, उसमें सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे। वो है आपका पेशाब, आपके पशुओं का पेशाब, जिसमें 2.5 से लेकर 3% तक शुद्ध नाइट्रोजन, और इसको इकट्ठा करने का एक बिल्कुल सीधा सरल सा फार्मूला है। जहां पे आपके पशु बनते हैं वहां पे प्लास्टिक की पाइप, सीवरेज जिस तरह से आप घर में लगाते हैं इस तरह से दबा दो, ऊपर स्टील की जाली लगा दो, वो पेशाब करते जाएगी, पाइप के माध्यम से आपके घर में इकट्ठा होता जाएगा। जिस टाइम पे आपको जरूरत है पानी के साथ मिलाओ या ऊपर फोलियर स्प्रे दोबारा डालो तो उसका छिड़काव करते जाओ, हो जाएगा। थोड़ा बनाने में चढ़े ताकि हट भी आए बता देता हूँ, सुनो इनकी बात का जवाब है। मैं किसान हूँ, मेरे घर पे आके देखना, सुनो गौशाला में भी मैं आपको 10 गौशालाओं के नाम बताऊंगा जहां पे मूत्र बिकता है और दूध से ज्यादा का बिकता है। 10 गौशाला मैं जानता हूं जो इस काम को करते हैं और उसको खेतों में भी प्रयोग किया जाता है, दूसरी जगह दवाइयों में भी प्रयोग किया जाता है, वहां के लिए भी बिकता है, उसको फिल्टर के लिए भी मशीनें लगी हुई है, सभी प्रकार की सिस्टम इंडिया में है। वो इच्छा शक्ति आपकी कितनी है और आप देखना क्या चाहते हैं वो चीजें आपको मिलेगी। यदि मेरे घर पे आके देखोगे तो मेरे पास 3 प्रकार से मूत्र खेत में प्रयोग करने का प्रयोग नहीं, प्रैक्टिकल मेरे खेत में बताना जरा, मेरे घर पे आओ, इससे बढ़िया प्रैक्टिकल क्या बताऊंगा। मेरे खेत के अंदर मैं उस चीज को यूज कर रहा हूँ, इससे बढ़िया प्रैक्टिकल और क्या बताऊं। मेरे साथी कर रहे हैं प्रैक्टिकल इलाके के अंदर, मेरी सारी कैपेसिटी थोड़ी है, मेरे खेत के अंदर मैं कर रहा हूँ, उसको आप जज कर लो। स्प्रे करनी है, खुराकों की करनी है, कीड़ों की नहीं करनी, नहीं करना। फैक्ट्री मेरे हाथ से होए, फैक्ट्री सरदार जी मेरे हाथ से होए तो मैं करने वास्ते तैयार हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में केस करने के लिए तैयार हूँ, लड़ने के लिए तैयार हूँ, यदि आप मेरी सपोर्ट करते हैं। और सरकारी आदमी से बोलना मैं किसान आदमी हूँ, कोई बात नहीं, इनकी भी बातें सुन, मैं किसान आदमी हूँ, जितनी मेरी कैपेसिटी में उसको करने के लिए तैयार हूँ आपके साथ। एक दूसरी बात, इसको थोड़ा समझने दो। बैठ के अपने भाषण दे दो, टीवी पे सारे फॉलो करूंगे फटाफट। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਹੈ, यूज करते थे क्योंकि ओपन ग्रेजिंग पशुओं की वो खेत के अंदर ही कराते थे और पशु खेत के अंदर ही उस पेशाब को करते थे। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जो हमारे सामने खुद के गुजरा था, कितनी ताकत होती है पेशाब में। मेरे एक साथी ने गेहूं सही से सूखी नहीं थी, पक गई थी, सही सूखी नहीं थी, उससे पहले कंबाइन से उसने कटवा दिया, यानी थोड़ी गिली थी। पूरे गांव में चर्चा का विषय हो गया। दिनेश ने 10 एकड़ गेहूं जिसकी पूरी सुखाई नहीं हुई थी, मंडी में बिकने लायक नहीं है, ऐसी कटवा दी, उसको क्या जल्दी थी, पूरे गांव में चर्चा हुई। वो बात मेरे तक भी पहुंची तो मेरे से रुका नहीं गया, मैंने फोन किया उसे, मैंने कहा भाई तेरे को कोई बाहर जाना था, कोई मजबूरी थी,
तो मेरे जिम्मेवारी लगा देते, मैं तेरी गेहूं कटवा देता 2-4 दिन के बाद। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मैंने तो कहीं जाना है, मैं किसी लालच में आया हुआ हूं, उसके कारण मैंने खेत को खाली करा। मैंने कहा वो लालच बताओ। उसने कहा राजस्थान से भेड़ें चराने के लिए ग्रुप आए हुए हैं और उनको रात को भेड़ें बैठाने के लिए जगह की जरूरत है, तो मैं अपने खेत को खाली करके उनको सौंपना चाहता हूं ताकि वो भेड़ उसके अंदर से बैठ जाए। इस लालच में मैंने अपनी गेहूं को कच्ची कटवा के घर पे सुखाने की तैयारी की और उसको मंडी में बेच दूंगा। तो मैं बात समझ गया था वो क्यों बैठाना चाहता है, लेकिन मैं उसकी नॉलेज को टेस्ट करना चाहता था। मैंने पूछा उससे तेरे को क्या लाभ होगा। उसको भी एकदम से झटका लग गया, भाई इतना बुद्धिमान आदमी सारी बातें जानता है, ये ऐसा उल्टा सवाल क्यों कर रहा है। तो उसने कहा मैं मौके पे ही बताऊंगा, ये बात तेरे को मौके पे ही बताऊंगा, अभी नहीं तेरे साथ बहस करना चाहता। तो उस आदमी ने, जो बड़े ग्रुप आए हुए थे भेड़ों के, उसको खेत में इनवाइट किया और वो लगभग 25-26 दिन उसी के खेत में बैठी, आसपास में चर के आती और रात को वहीं पे बैठती। तो उसने 10 एकड़ में धान लगाया। जिस तरह से हम पडलिंग करके धान लगाते हैं, इसी प्रकार से उसने धान लगाया। और वो जब धान उग गया, लगभग 25-30 दिन का था, उस दिनेश की और मेरी आमने सामने भेंट हो जाती है। तो उसने मेरे से कहा कि एक बार खेत में चलेंगे। मैंने कहा कोई बात है? बोला हाँ कुछ दिखाना है, चलो। मैं उसके साथ खेत में गया, बीज के अंदर लेके गया मेरे को, और उसने बताया ये धान मैंने बगैर किसी केमिकल की सहायता के लगाया हुआ है, पड़ोसियों से मजबूत है। मैंने कहा बिल्कुल तेरा धान मजबूत है, लेकिन इसका कारण क्या है? तो वो आदमी फिर उसी तरह से, भाई ये गोली गोली बातें क्या कर रहा है। उसने कहा मैंने इस भेड़ें बैठाई थी यहाँ पे, इसलिए ये ताकतवर है। उस आदमी ने मेरे से कहा कि मैंने यहाँ पे भेड़ें बैठाई थी, उसका खाद लगा है, मिंगनियां गड़ी है। मैं नीचे झुका, पानी भरा हुआ था धान के अंदर, पानी के ऊपर मिंगनियां तैर रही थी। मैंने दोनों हाथों में मिंगनियां उठाई, मैंने कहा मिंगनियां तो ये नहीं बनी। आपकी फसल ताकतवर है, ये मैं सहमत हूं, लेकिन मिंगनियों का खाद कैसे लगा? मिंगनियां तो ऐसे कैसे ऊपर तैर रही है। अब उसको भी ये समझ में आ गया, ये बंदा उस टाइम से तेरा बंदूक क्यों खींच रहा था। तो उसने मेरे से पूछा भाई मेरी ये फसल इतनी ताकतवर क्यों है? इतने लंबे समय तक मैंने उसको इसीलिए नहीं बताया था, मैं बताना चाहता था जो ताकत वो पेशाब में है। वो भेड़ें यहाँ पे बैठी थी, उन्होंने पेशाब भी किया था। शुद्ध नाइट्रोजन आपकी जमीन में स्थापित हुई है, उसके कारण तेरी फसल है। ये मिंगनियां तो तेरी अगले साल तक भी बिगड़ने की नहीं, 2 साल तक आपको खेत में मिंगनियां मिल जाएंगी। और सबका ध्यान होता है मिंगनियों पे, खुराक देती है लेकिन वो समय पे देती है, पेशाब तुरंत देता है। तो पेशाब में यूरिया है, यूरिया को कलेक्शन के लिए पाइप लगा के इकट्ठा करके आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, जिस घर में पेशाब कम होता है, पशु नहीं रखते हैं, आदमियों का ही रहता है, 40 किलो संभालो, 13 लीटर उसके अंदर पेशाब मिलाओ, 7 दिन के लिए उसको रख दो छांव में, और उसके बाद आप ब्रॉडकास्ट करोगे तो 1 यूरिया के कट्टे कितनी ताकत देगा। तीसरी बात, 40 किलो की या 40 किलो क्या बोला? राख स्वभाव, कोई भी राख होगी, बट्टे बड़े भी चलेगी। अब एक फार्मूला था 521, उसमें 5 हिस्से होते हैं गली सड़ी रूढ़ी, 2 हिस्से होते हैं सवाह राख, और 1 हिस्सा होता है खड़का। खड़ा भले सरसों की लो, नीम की लो, अरंड की लो, जो भी सस्ती आपको मिलती है, ऐसी खड़ लेके तीनों को मिक्स करके नमी स्थापित करके, नमी इतनी हो उसका लड्डू बन जाए, और उसके अंदर कोई भी जाग बैक्टीरिया का लगाना है, जीवित बैक्टीरिया का, वो पीएसपी होता है, गेस्टोबैक्टर हो सकता है, आपका ट्राइकोडर्मा हो सकता है,
इस तरह के जीवित बैक्टीरिया का जाग लगा के उसको 7 दिन के लिए रख के आप खेत के अंदर उसको जितनी कार्बन की मात्रा कम है उसी हिसाब से उसको खेत के अंदर डाल के बिजाई करें। जहां पे आपने डीएपी की जरूरत पड़ती है तो ये आपकी इन चीजों की पूर्ति करना। 5 हिस्से गली सड़ी रूढ़ी, 2 हिस्से राख, 1 हिस्सा खड़ी और कोई भी जीवित बैक्टीरिया उसके अंदर मिला के छांव में 7 दिन कम से कम रखना है। लंबे समय कितने भी रख सकते हैं, सीधी धूप नहीं रखनी चाहिए। यूज इतना करना है जितनी कार्बन की मात्रा कम है उतनी ही ज्यादा आपने इसकी क्वांटिटी ज्यादा लानी है। तो जब तक आपकी कार्बन की मात्रा पूरी नहीं होगी तो इस तरह के खुराकों की बाहर से जरूरत है। और उसकी तीसरी बात आती है पौधों की दूरी। अभी बीज की मात्रा हमसे बहुत गलतियां करा रही है। एक सवाल मैं पूछूंगा आपको, उसी के तहत हम एक फार्मूले का तक पहुंचेंगे। इस एरिया में गेहूं का बीज कितना डाला जाता है? 40। किसी साथी ने कभी जर्मिनेशन टेस्ट किया हो तो कितने % जर्मिनेट हो जाता है? गेहूं के कट्टे के ऊपर लिखा होता है 98.2% जर्मिनेशन। आप जिस बीज को बीज रहे हैं उसमें से कितने दाने जम जाते हैं 100 में से? अंदाजा लगा सकता कोई? 70। ठीक है, 70 को ही ले लेते हैं। 40 किलो बीजा तो 70% जर्मिनेशन हुआ तो 28 किलो हमारा जर्मिनेशन होगा खेत के अंदर। एक गेहूं के पौधे में फुटाव करने की कितनी गुंजाइश होती है? कितने फुटाव कर सकता है? 6 तक लेके चलते 3 निकल सकते हैं। हम मिनिमम की बात करें, मिनिमम कितना आएगा? 87 भी करती है दीदी ना, 87, लेकिन हम मिनिमम की बात करेंगे 6 किया है। नमी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा हो गया, इधर नमी का उगड़ की तो 70% ले खेत मैं ये बताता हूँ खेत के अंदर उग कितनी जाती है वो पूछा, जितनी भी नमी में आप बीज रहे हो घट के घट। अब बाली के अंदर कितने दाने होते हैं? एक बाली में कितने दाने हो जाते हैं? कितने जी? 60। इसको भी 60 ले लेते हैं। अब मैं तीनों चीजों की गुणा करता हूं। 28 किलो जर्मिनेट हुए थे, 6 गुना उसने फुटाव कर दिए और 60 गुना तक उसके दाने आ गए। इसको एक बार कोई कैलकुलेटर के साथ कर सकता है? 10,080 किलो गेहूं हमारे खेत में हुई, यानी कि 100 क्विंटल। जो चीजें आपने बताई उसकी गुणा कराई है मैंने और मिनिमम कराई है। तो कोई साथी बताओ जिसके खेत में 100 क्विंटल गेहूं हुई है? अखबार में देखियो। तो बाकी की 80 क्विंटल कहाँ जाती है ये पूछना चाहता हूं मैं। जो चीजें आपसे पूछी है आपने तो 30 बताया था, मैंने तो 6 की गुणा कराई है। मैंने तो 6 की गुणा कराई, आप तो 30 बता रहे थे। 30 की गुणा करा देता तो 500 क्विंटल की चल रही थी, उसके अब ये बताओ मेरे को 80 क्विंटल गई कहाँ? पानी की बात के मर भी यही बात समझाने के लिए ही आपको है जिम्मेदार की खेत
दिखा दो कितनी है जी। यही बात समझाने के लिए आपसे बताया जाता है गेहूं की कैपेसिटी 30 उठाव करने की होती है और हमारे खेत में 2 की एवरेज आती है। आप शायद ज्यादा बोल गए, अभी जाके बेशक से 1 फुट के अंदर जितने पौधे हैं उसको कैलकुलेट करके गुणा कर लेना, 2 की एवरेज मुश्किल से आएगी। उसका कारण है क्योंकि बीज की मात्रा हम ज्यादा पा रहे हैं। 70 पौधों की एक गुच्छी हम धान लगाते वक्त कोने में खड़े कर देते हैं, उसी के बराबर में एक पौधा लगा देते हैं। वो जो एक लगाया था उसने तो 70 बारियां निकाल दी, और जो 70 पौधों की गुच्छी हमने डाली थी वो 1 ग्राम भी बीज देने में सक्षम नहीं हुई, क्योंकि वो सारे न्यूट्रेंट विहीन रहे। उनकी खुराक नहीं पुगी, न धूप पुगी, न हवा पुगी, न इन जमीन से खुराक मिली, इसलिए वो बीज नहीं दे पाए। यही कारण है कि बीज की मात्रा यदि अधिक होगी तो खेत उत्पादन नहीं दे पाएगा। उसको सेट करना पड़ेगा आपके खेत में रियल में कितने पौधों की जरूरत है, उसी के अनुसार कीड़े, बीमारी और उत्पादन आएगा। ये कुछ इशारे थे। कैपिलरी में एक ताकत होती है, समय नहीं है वो सारी चीजें समझाने का। जमीन के अंदर से खुराक खुद आती है, पेड़ पौधे जमीन के अंदर से न्यूट्रिएंट लेके खुराक देते हैं, पक्षी फीड करते हैं उससे खुराक मिलती है। वो सारी चीजें समझाने का समय नहीं है, इसलिए यहीं पे रोकते हैं। कोई सीधा सवाल है तो मैं जवाब दूं। तो मेहनत घास वाला कैसे समझ? जब तक आपके खेत में नाइट्रेट पूरा नहीं होगा आपके खेत से मेहनत, नाइट्रेट आपने पूरा करना है कि इस विधि से आप करना है। कैसे होगा? पेशाब की मात्रा ज्यादा डालने से हो जाएगा। दूसरा जो हम 521 खाद है उसको सही समय से लगाएंगे तो उससे 521 बताया ना मैंने, ऑर्गेनिक फार्मूला है क्या है। तीसरा, आप फसलों में जो खुराक है जमीन में से कम लेने से ऊपर से फोलियर स्प्रे दोबारा दो। तो ये पाथियों का पानी है, इसकी ज्यादा से ज्यादा आप ट्रीटमेंटेशन करोगे तो पौधे का जो जोर है वो जमीन पे नहीं जाएगा, ऊपर से ही ज्यादा खुराक पूरी करना।